नमस्कार। बातें तो बहुत है, चुनावी माहौल है, चुनावी गर्मी है, पर बातें बहुत ज़रूरी हैं कुछ। एक तो ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल बराबर आकर खड़े हो गए। दूसरा, अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए हैं और रिहा होने के बाद उन्होंने कई दावे कर दिए और कई बातें बड़े जोर शोर से बोली हैं। तीसरी बात यह है कि कुछ विद्वान लोग प्रधानमंत्री मोदी और राहुल की सीधी बहस की पैरोकारी कर रहे हैं और इस बीच हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कितना पसीना बहा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है और राहुल गांधी ने क्या किया है। एक थोड़ा सा अंदाजा भी लगाएंगे कि कौन कहाँ जा रहा है और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परसों तेलंगाना में थे और उन्होंने कहा कि ये जिहाद के बदले वोट और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच लड़ाई है, ये उन्होंने सीधे कहा। अब उन्होंने ऐसी बात क्यों कह दी? क्या वो वाकई मान रहे हैं कि राहुल गांधी इतने बड़े हो गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े होने लायक हो गए हैं और उनका मुकाबला सीधे उनसे है? पर ऐसा नहीं है। आलोचक इसे दूसरी दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि रणनीति के तहत ऐसा कहा गया है। बार बार नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने बदले, हिंदुत्व का मुद्दा भी लाए, पाकिस्तान का मुद्दा भी लाए, मंगलसूत्र का मुद्दा भी लाए, पहले 400 पार की बात करी, फिर गारंटियों की बात करी, मोदी की गारंटी की बात करी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कोई भी नैरेटिव बहुत पकड़ नहीं बना पा रहा है, जनता में लहर सी उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो वो चाहते हैं दोबारा से, ये आलोचकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये चाहते हैं कि पूरे देश में जितने चरण चुनाव के बचे हैं उसमें मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी और राहुल के बीच दिखाई दे, ताकि लोग जब दोनों की तुलना करें तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को उसमें स्वाभाविक तौर पे वरीयता मिल जाएगी, उनका मानना है, और तब ये चुनाव जीत पाएंगे, ऐसा सोचना है। तो लेकिन फिर भी सवाल है कि क्या राहुल बराबर खड़े हो गए? उधर अरविंद केजरीवाल जेल से कल रिहा हो गए और रिहा होने के बाद आज उन्होंने सब मंदिरों में पूजा करी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एक साथ किसी पार्टी के 4 नेता जेल भेज दिए जाए तो वो पार्टी टूट सकती है और हमारे 4 टॉप के नेता जेल भेजे गए। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर घबराते हैं तो हमारी पार्टी से घबराते हैं, जो सिर्फ 10 साल पुरानी है, पर इसकी सोच को नहीं बदला जा सकता चाहे आप किसी को भी जेल में डाल दें। उन्होंने और भी बहुत से आरोप लगाते हुए कहा कि ये तानाशाह है और तानाशाही लौट आएगी। साथ में उन्होंने वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान का नाम लेते हुए कहा कि अगर इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जीत गए तो उनका अगला निशाना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी होंगे और उनको वो बदल देंगे, ये उनका मानना है। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया है। और आपको मालूम है ये सार्वजनिक बहस और देशों में होती भी है, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो या अमेरिका हो। वहाँ पर जो दोनों प्रतिस्पर्धी होते हैं जिनको माना जाता है, क्योंकि वहाँ आमतौर पर 2 दलीय चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर ये बहस की जाती है, नेशनल टेलीविजन पर भी की जाती है और चलचित्र भी की जाती है और सार्वजनिक तौर पर उसका प्रसारण भी होता है। तो ये उन्होंने एक कोशिश की है। उनका तर्क क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस मदन, उन्होंने कहा है कि, और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्याधीश अपर और वरिष्ठ पत्रकार एन राम इसमें शामिल हैं। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है, उन्होंने पत्र में लिखा है। रैलियों और सार्वजनिक भाषणों के दौरान सत्ताधारी पार्टी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के सदस्यों ने लोकतंत्र के मूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने आरक्षण अनुच्छेद 370 और धन पुनर्वितरण पर कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान के संभावित विरूपण यानी संशोधन और चुनावी बांड योजना और चीन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं। उन्हें सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती भी दी है। दोनों पक्षों ने अपने अपने घोषणा पत्रों के साथ साथ सामाजिक न्याय की संवैधानिक रूप से संरक्षित योजना पर अपने रुख के बारे में एक दूसरे से सवाल पूछे हैं। मोदी और कांग्रेस नेता गांधी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि देश के नागरिक होने के नाते हम चिंतित हैं कि अभी तक दोनों पक्षों के केवल आप चुनौतियां सुनी है, कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं सुनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया गलत सूचना, गलत बयानी और हेर फेर की प्रवृत्ति रखती है, तो
इन परिस्थितियों में यह सुनिश्चित करना मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है कि जनता को बहस के लिए सभी पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए ताकि वह एक निर्णायक विकल्प चुन सके। ऐसे में हमारा मानना है कि गैर पक्षपातपूर्ण और गैर वाणिज्यिक मंच पर खुली बहस के माध्यम से हमारे राजनीतिक नेताओं को सीधा सुनने से नागरिकों को अत्यधिक लाभ होगा। ये बेहतर होगा यदि जनता न सिर्फ प्रत्येक पक्ष को सुने बल्कि उनके जवाब भी सुन सके। उनका इसके समर्थन में तर्क है, पत्र में कहा गया है कि हमारा मानना है कि इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी मजबूत करने में मदद मिलेगी और यदि यह प्रासंगिक भी है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और पूरी दुनिया हमारे चुनाव पर उत्सुकता से नजर रखती है। पत्र में यह सुझाव भी दिया गया है कि अगर आप दोनों बहस के लिए उपलब्ध नहीं है तो आप किसी अन्य को खुद ही नामित कर सकते हैं और वो इस बहस में हिस्सा ले। अब थोड़ी सी नजर डालते हैं अब तक इस चुनाव में किसने कितना पसीना बहाया है। तो आम चुनाव की लड़ाई एक तरह से दो चेहरों पर ही केंद्रित हो गई है, सब मान रहे हैं, कोई लहर नहीं है, मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव की शुरुआत भी इसी विमर्श के साथ हुई थी कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएंगे या विपक्षी गठबंधन कुछ कमाल दिखाएगा। जीत को लेकर भाजपा या एनडीए खेमे के अपने अनुमान में और विपक्ष के अपने सभी की नजरें इन्हीं दोनों पर टिकी हैं। जीत के लिए दोनों खूब मशक्कत कर रहे हैं, मगर देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितनी रैलियां कर रहा है, साक्षात्कार दे रहा है, कितना पसीना बहा रहा है और कितना आक्रामक प्रचार कर रहा है। चुनाव की घोषणा के बाद से 8 मई तक की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी ने लगभग 103 रैलियां की। मार्च में 9, अप्रैल में 68 और मई में 26 रैलियां इसमें शामिल हैं। दिन भर में वो औसतन 3 रैलियां करते हुए पीएम मोदी ने मार्च से अब तक क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के तमाम चैनल, पत्र पत्रिकाओं को 24 साक्षात्कार दिए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने 21 रोड शो भी किए हैं। इसके अलावा वे सैकड़ों मंदिरों और गुरुद्वारों के दर्शन कर चुके हैं और प्रतिष्ठित लोगों और आम नागरिकों से वो मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी चुनाव के प्लान तक न्याय यात्रा कर रहे थे जो 17 मार्च को खत्म हुई। 18 मार्च से 8 मई तक राहुल ने 39 जनसभाओं को संबोधित किया। इनमें से मार्च में 1, अप्रैल में 29 और मई में 10 रैलियां शामिल हैं। दिलचस्प यह है कि इनमें कई रैलियां ऐसी जगहों पर हुई जो कांग्रेस की रणनीति पर सवाल भी उठाती हैं। मसलन 7वें दौर की जो सीटें थी जहां कांग्रेस में शायद लड़ाई में भी नहीं है, वहां उन्होंने तीसरे चरण के समय के दौरान प्रचार कर दिया और कुछ प्रेस वार्ताएं जरूर हुई जिसकी जानकारी भी उनके आईटी सेल व सोशल मीडिया के जरिए दी जाती है। इससे उनके कौशल के बारे में अलावा उनके आईटी सेल की तरफ से आ रहा है, पर मुख्यधारा के मीडिया को कोई समय या सार्थक नहीं दिया गया है। मतलब जो मुख्यधारा का मीडिया है उसने उन्हें कम प्रदर्शित किया है, ये भी माना जा रहा है। पीएम मोदी ने 24 साक्षात्कार जो भी हुए उनमें उन तमाम सवालों के जवाब दिए जिन्हें विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ उठाया जाता है। इनमें चुनावी बांड से लेकर एनडीए के सहयोगी जदयू के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना तक का सवाल शामिल है। पीएम ने उन आरोपों पर भी जवाब दिया जिसमें कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देगी। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर भी वे जवाब दे चुके हैं। वहीं राहुल ने अब तक कोई ऐसा जवाब भी नहीं दिया है, ना कोई ऐसा वार किया है। वे स्टूडियो में शूट व संपादित किए वीडियो जारी कर रहे हैं। इसके अलावा उन पर स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी आरोप लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछने पर सवाल और तुम्हारा मालिक कौन जैसे उनके जो टिप्पणियां थी वो काफी चर्चा में रही। जब उन्होंने मीडिया वालों को या रिपोर्टर से ऐसी बात की तो उस पर जरूर लोगों ने उंगली उठाई। भाजपा बार बार राहुल और कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या वे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के उस फॉर्मूले को नकारते हैं कि संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है और धन पुनर्वितरण विरासत करके आरोपों पर भी चुप है। सैम पित्रोदा की नस्लवादी टिप्पणी, प्रज्वल मामले में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की कार्रवाई न करने जैसे सवालों से भी वे बच रहे हैं। विदेशी दौरों और वहां हुए सौदों को लेकर राम मंदिर के दर्शन न करने और दर्शन करने वालों के बहिष्कार जैसे सवालों का जवाब भी अभी तक राहुल ने नहीं दिया है। अब एक वैसे आकलन, आप सब जानते हैं प्रशांत किशोर को, वो बड़े रणनीतिकार रहे और उन्होंने इस देश में चुनावी स्ट्रेटजिस्ट की मतलब एक भूमिका अदा की और उसके किरदार वो बने सबसे ज्यादा और बड़े बड़े अच्छे चुनावों में उनकी जो रणनीति थी वो कारगर भी रही। मुझे नहीं पता कितना सही होगा कितना गलत होगा, अभी और भी अनुमान आते रहेंगे, पर प्रशांत किशोर का क्या अनुमान है आज की तारीख में वो मैं आपसे साझा करता हूं।
पर ये इसकी दावा नहीं कर रहा, ना मैं इसकी सत्यता की पुष्टि भी करता हूं, पर ये उनका एक अनुमान है जो उन्होंने व्यक्त किया है। उनका कहना है कि बीजेपी 300 प्लस सीटें जीतने जा रही है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी होगी, वेस्ट बंगाल में भी नंबर 1 पार्टी होगी, और तेलंगाना में वो पहले या दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी रह सकती है। उनका कहना है कि दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी अपनी टैली में यानी कि अपनी सूची में कुछ सीटें वहां से और बढ़ा सकती है। तो ये उनका कहना है प्रशांत किशोर का। देखते हैं कितना सही होगा कितना गलत। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से साझा करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।